नाज़रीन, खैर मकदम है आपका मेरे प्रोग्राम 4 व्यू में। आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज़ और मौजू है हाथरस में एक गरीब दलित बच्ची की जिस तरह से जो दशा हुई है, जो और लॉ एंड ऑर्डर को लेके सिचुएशन है, हालात हैं, ये आप सब लोग जान रहे हैं। इस वक्त मौजूदा जब हम बात कर रहे हैं या इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त डीएनडी पर जो एक्सप्रेस हाईवे है, नोएडा से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मूव करने की कोशिश कर रही है। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है और पूरी भीड़ को यहाँ पर रोके हुए है। हम शाम तक शायद जब ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा कि राहुल गांधी यहाँ पर से निकल पाए या नहीं निकल पाए। कि अगरचे आप जो प्रशासन की कार्यशैली है, इतिहास में कभी ऐसा लगा आपको कि पुलिस और प्रशासन का कोई इस तरह का रवैया रहा हो कि वो जो चाहे कर लेंगे, जो चाहे करेंगे, उनको अब कोई रोकने वाला नहीं है, कोई उनको उनसे उनको किसी बात का खौफ नहीं रहा? आखिर ये सिचुएशन आई कैसे? वाहिद भाई, ये पूरा मामला देखकर मैं बहुत हद से ज्यादा हैरान हूँ। मतलब इस तरह से संवेदनशील, इतनी संगदिल सरकार कोई हो सकती है, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इस पूरे मामले में क्यों इतनी तरह से अपराधियों को बचाने की इतनी कोशिश की जा रही है। थोड़े बहुत उनके राजनीतिक ताल्लुकात हो सकते हैं, लोकल लेवल पर हों, लेकिन कोई इतनी बड़ी ताकत भी वो ऐसे नहीं है। लेकिन सिर्फ इस तरीके से, मतलब पूरा प्रशासन से लेके छोटे बड़े पुलिस के कर्मचारी से लेके और पूरे डीएम, डीजीपी से लेके सीएम और पूरे जो भी प्रशासन है और सरकार है, पूरे मतलब घटना को इस तरीके से दबाने पर लगे हैं, एक एक चीज को नकारने पर लगे हैं और परिवार वालों को मार रहे हैं, धमका रहे हैं, कैद किए हुए हैं, किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं। तमाम तरह से आप पॉलिटिकल आरोप लगाने लगे कि आप राजनीति कर रहे हैं। 14 तारीख की घटना है और राजनीति। नहीं नहीं, ये एक महेंद्र भाई, मैं बीच में आपको रोक लेता हूं। घटना तो अब इतनी चर्चित हो चुकी है, तारीख दिन हालात सबको पता है। आप ये बताइएगा कि ये एक तो मीडिया में भी आपने एंकरों को काफी सुना होगा, वो कहते हैं आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियां जो है मंदिर में बैठ के भजन करने के लिए है कि राजनीति करने के लिए है? ये कौन सी भाषा इस मीडिया की जबान पे आ गई है? क्या भाषा पुलिस बोल रही है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं? दूसरों को सबको कह रहे हैं कि तुम राजनीति कर रहे हो। अरे तुम राजनीति नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? ये बता दो कि इस देश में आप बताएंगे कि क्या इस देश में सिर्फ भजन कीर्तन करना और जो है भगवा तरीके से बात करना ही राजनीति रह गई है? आप किसी को राजनीतिक सोशलिस्ट या लोगों की आवाज उठाने की किसी को इजाजत ही नहीं रही है। अजीब हरकत है इस मीडिया की और सरकारों की। क्या है ये? एक्चुअली पिछले जो मीडिया की जो पिछले दिनों एकदम क्रेडिबिलिटी गिरी है, तो अब ये बहुत सोचे समझे तरीके से 2-3 दिन से सक्रिय हुए हैं और इसमें भी इनकी चाल ये है कि अब ये सिर्फ प्रशासन को, डीएम को और पुलिस को दोषी देने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे हैं जैसा कि और मामलों में उठाते रहे हैं जब और सरकारें होती हैं। तो अब ये दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि हम अब इस मुद्दे को उठा रहे हैं, पूरे जोर शोर से उठ रहे हैं। इनके लोग पिट भी रहे हैं, ये पिट भी लेते हैं, लेकिन फिर भी चापलूसी उन्हीं की करते हैं। तो अब इन्होंने एक जो सेफ तरीका पकड़ा है कि सीधी बात है कि आप पहले आप कहेंगे कि भाई ये कहाँ है, राहुल कहाँ है, अखिलेश कहाँ है, मायावती कहाँ है, और जब राजनेता ये पहुंचेंगे तो कहेंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति क्यों नहीं करें? अगर इन मुद्दों पर को राजनीतिक दल नहीं उठाएंगे तो राजनीतिक दलों को खत्म हो जाना चाहिए। राजनीतिक दल हैं कि होते किस लिए हैं? अगर आप मतलब पूरे 15-20 दिन से पूरे मामले को इस तरीके से दबा रहे हैं, जब तक राजनेता नहीं गए, जब तक राजनीति नहीं हो रही थी, तब तक कौन सा इंसाफ हो रहा था? महेंद्र भाई, ये समझिए, मीडिया वाले जो है, जो लोगों को अभी लग रहा है कि ये सुधर गए हैं, अब ये सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं, बिल्कुल नहीं सुधरे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये नौटंकी कर रहे हैं, उसी परिवार को कह रहे हैं कि आप ये कहो लोगों को कि राहुल गांधी तो राजनीति कर रहा है और बाकी लोग राजनीति नहीं कर रहे। क्या क्या लगा रखा है इस देश में? आता हूं महेंद्र भाई आपके बाद। प्रियंका जी, आप ये बताएं, आप सक्रिय राजनीति में हैं, आपने जो है जेएनयू में इलेक्शन भी लड़ा है और आप जो है कम से कम दलित, पिछड़े और एक सेकुलर समाज की आवाज बनकर उठती रही है। आप किस नजरिए से देख रहे हैं इस तमाम वाकये को, जो ये घटनाक्रम चल रहा है, इस पर क्या आपका पहला रिएक्शन क्या है? पहला रिएक्शन ये है कि आपको अचंभित होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो ये हो रहा है ये कुछ भी नया नहीं है।
जब से इनकी सरकार आई है तब से इनका दलित विरोधी, बहुजन विरोधी यही रवैया रहा है। और खास करके आप क्यों इस बात से चिढ़ जा रहे हैं, मीडिया के कुछ खास ब्राह्मणवादी, जातिवादी तबके इस बात से क्यों चिढ़ जा रहे हैं, जब आप विक्टिम के साथ दलित होने का, आप उसका आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं? क्यों? आपको दलित होने से आपत्ति है? ये बलात्कार सिर्फ औरतों के खिलाफ हिंसा नहीं दिखाता है, ये बलात्कार उससे कहीं अधिक है। ये दिखा रहा है कि एक अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट माइंडसेट को, कि वो एक लड़की का बलात्कार करके, दलित लड़की का बलात्कार करके आपको, इस बहुजन समाज को, दलित समाज को उसकी औकात दिखा रहे हैं। जब से इनकी सरकार आई है, जब से भाजपा, सो कॉल्ड बीजेपी, बेटी जलाओ पार्टी जब से शासन में आई है, तब से इनका यही चल रहा है। ये खास तौर पर जो आप देख सकते हैं, जब से मोदी सरकार गुजरात में थी, मोदी जी के रिजीम में, आप देख रहे थे जो मुस्लिमों के साथ नरसंहार हो रहा था, बिल्कुल वही नरसंहार इस बीस्ट के सरकार में, योगी आदित्यनाथ के सरकार में दलितों के साथ हो रहा है। महिलाएं तो 5000 वर्षों से दबी कुचली है ही, लेकिन उसमें भी वर्गीकरण होगा कि कौन से वर्ग की महिलाएं सबसे ज्यादा दबाई गई हैं। ये वही कर रहे हैं जो इनके पुरखे करते चले आ रहे हैं। ये आप कैसे मीडिया पे भरोसा कर सकते हैं? ये वही मीडिया है, जब कंगना का घर टूटता है तो ये सारे नेताओं को ये तू करके बाह चढ़ा करके बात कर रहे हैं, और अभी ये पूछ रहे हैं कठपुतलियों से, ये पुलिस से सवाल कर रहे हैं। क्यों? योगी आदित्यनाथ कहाँ गए? उस बीस की सरकार कहाँ गई? उससे पूछिए ना, उसको निलंबित कब किया जाएगा? कब तक ये चलता रहेगा? कब तक आधी आबादी एक्सपेक्ट करना भी खत्म कर दे कि आप उसके साथ बलात्कार करते रहेंगे? आप उसको चिता तक पे भी शांति नहीं लेने देंगे। आप जैसे मन जैसे उसका दाह संस्कार कर देंगे, जो करना होगा आप करेंगे, और आप चाहते हैं बहुजन चुप्पी साध के बैठे रहे? प्रियंका जी, देखिए चुप्पी तो साध के बैठना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो हालात आपको सड़कों पर नजर आएगी, जो हालात आपको लीडरशिप को नहीं जाने दिया जाएगा, आपको जो भी दलित लीडर हैं उनको भी नहीं जाने दिया जाएगा, और इवन सरकार और मीडिया बोथ दोनों को ऐतराज होगा इस पे कि आप अगर आइडेंटिटी बताते हैं तो आइडेंटिटी बताने पर भी उनको अगर ऐतराज होगा, तब ऐसे में आप आवाज उठाएंगी। मगर एक बात, आप गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं योगी जी की सरकार पर, जो है वो गंभीर आरोप आपकी तरफ से ये है कि वो जाति या देखकर जो है वो एक्शन हो रहा है। तो यहाँ एक बात आपको ये भी जो है याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश में, या महेंद्र भाई आप भी इसमें जरा शामिल हो जाइएगा, आपसे भी पूछ लेता हूं, पहले प्रियंका जी जवाब दे ले, फिर आपके पास आता हूं। देखिए, आप अगर ये कहेंगे कि जो सूरत हाल जो है वो दोनों इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में भी, 14 के इलेक्शन में भी, और फिर जो है ये 17-19 के इलेक्शन में भी, जिस तरह से दलित भाइयों ने, खास तौर से जिस कम्युनिटी की ये बच्ची थी, उस कम्युनिटी ने तो पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया। तो यहां पर मैं ये कहता हूं कि क्या आप ये कहना चाहती हैं कि यहाँ पर जो है ठाकुरों के वोट की वैल्यू, कीमत अलग है वोटिंग बैलेट पेपर पे, और जो दलित भाई हैं उनके 1000-2000 लोगों की वोट एक ठाकुर के बराबर हो जाती है, या इक्वल वोट मानी जाती है जिताने के लिए, हराने के लिए? जबकि मैं ये समझता हूं, मेरा अपना ये आकलन है, मैंने सर्वे भी किया था, मेरे सर्वे में यह बताता है कि इसी कम्युनिटी के जिसकी बच्ची जो है वो रात को जला दी जाती है, पुलिस वाले जवाब भी नहीं देते, घर वालों को मुंह नहीं दिखाते, और डीएम जाकर उनके यहाँ पर जो है जैसा उनके परिवार वाले कह रहे हैं, बच्चा कह रहा है, वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो छाती में लात मारता है। तो ये सूरत हाल की जाती है। वोट जो है 90 से 95% ये कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी को पिछले 30 सालों से लगातार वोट देती आई है, और मैं ये समझता हूं कि दलित भाइयों ने भी पूरा सहयोग इस पार्टी को किया है। तो मगर ये वोट दे के राजा को राजा बनाना, ये तो प्रथा है। ये जो एक वर्ण व्यवस्था है, आप उससे इनकार कैसे करेंगे कि जो व्यवहार आपको दिख रहा है, ये तो जो है यही लग रहा है, कुछ और भी है? ये बता दीजिए आप। इस देश में दलित अब आइडेंटिटी नहीं, नंबर्स बना दिए गए हैं। उनको बस एक नंबर मात्र समझा गया है,
जो नहीं आपको प्रियंका जी वोट सुनिएगा, करेंगे। मेरा नंबर का जो, अगर आप नंबर बताते हैं, सुनिएगा, अगर आप नंबर कहते हैं तो क्या ये नंबर जो है वो किसी दूसरी स्वर्ण जाति के एक नंबर के बराबर इनका एक नंबर है, या किसी स्वर्ण जाति के एक नंबर के इनका बराबर 1 लाख जो है दलित नंबर आते हैं? भाजपा के लिए इनका कोई अहमियत नहीं है। अहमियत बस इतने भर है कि आपको ये लाठी फरसा गोली बंदूक हाथ में दे देंगे, कत्ल करवाएंगे और अपर कास्ट अपर कास्ट को ये कुर्सियों पे बिठाएंगे। आपको औकात, आपको बार बार इसी तरह के घटनाओं से आपको याद दिलाते रहेंगे। आपको सिर्फ इसीलिए रखा गया है, हर जगह पे सिर्फ आपको इसलिए ही अहमियत दी जाती है कि वो आपके बच्चों को, आपके बेटों को, आपको बेटियों को राम मंदिर का घंटा डुलवाने के लिए रखेंगे, वो लड़ाई करवाने के लिए उनको भेजेंगे, वो उनके हाथ में गोली कट्टे थमाएंगे और अपने बेटे बेटियों को ये भेजेंगे ऑक्सफोर्ड अमेठी पढ़ने के लिए, ये उनको रखेंगे बीसीसीआई का हेड बनाने के लिए। और आपको सिर्फ भले आप वोट दे दीजिए, कितना भी दिला दीजिए, जो भी देना है आप दे दीजिए, लेकिन आपको अंत तक ये वही कीड़े मकोड़े समझेंगे जो इनके बाप दादा समझते आए हैं, जो ये समझ रहे हैं, और ये व्यवहार खत्म नहीं होने वाला है। और आपके सामने तो एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं। बुलंदशहर में 16 साल की बच्ची प्रेग्नेंट मिलती है और कथित सवर्ण जाति के लोग, उच्च जो अपर कास्ट लोग होते हैं, वो उसके बलात्कारी पाए जाते हैं। 72 साल का एक व्यक्ति और 52 साल का एक व्यक्ति। तो ये क्या आप समझ रहे हैं कि आपको बराबर की कुर्सी पे ला के बिठा देंगे? आपको, आप इनको वोट दे देंगे? तो बिल्कुल नहीं बिठाएंगे। तो आप, महेंद्र भाई, आपसे भी मैं एक सवाल कर लेता हूं, जरा आप बता दें कि आप जो एक तकरीबन तमाम पिछड़े दलित जिनको स्वर्ण जातियों में नहीं गिना जाता, उनकी तादाद जो है वो कम से कम भारत में भी और उत्तर प्रदेश में भी 50% से तो शायद ज्यादा है, और उसके बावजूद जो है ऐसी क्या मजबूरियां हैं या ऐसी क्या परेशानी है कि बहरहाल जो प्रथाएं हम सुनते पढ़ते आए हैं, क्या उसी तरह की प्रथाएं जो हैं वो मतलब मानसिक तौर पर लोगों ने तस्लीम कर रखी है कि भले ही उन पर कितना भी जुल्म ढाया जाए, भले ही उन पर कोई भी काम किया जाए, मगर वो जो है एक वफादारी के साथ खड़े रहेंगे पार्टी के साथ? क्या क्या लग रहा है? नहीं, ये बात है राजनीतिक समझ की और अपने हितों की। दरअसल आदमी की जो परिस्थितियां होती हैं उसके सामने कई बार आदमी फिर उन घटनाक्रमों को और उनको भूल जाता है। चेतना के स्तर की तो कमी है ही, ये बात जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन शासन, प्रशासन, मीडिया, ओपिनियन मेकिंग, इस सब में ये तबका इस तरह से हावी है कि ये चुनाव के समय बहुत हद तक इन सारी बातों को मैनेज कर लेता है। और ये क्योंकि धूर्त और आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, तो इनको ये इनकी एक टीम बराबर इस बात के लिए काम करती रहती है कि चुनाव के समय इनको कैसे किस तरीके से बहलाना है। हमारे पक्ष में आ जाएंगे, हमारे पक्ष में नहीं आ रहे हैं तो कम से कम जो दूसरे लोग हैं उनके प्रति भी इनका कोई लगाव ना रह जाए, न्यूट्रल भी हो जाए तो भी अपना काम चल जाएगा। तो एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ भड़का के उनके खिलाफ जो सभी जातियों के बीच में एक दूसरे में विवाद होते रहते हैं, तो किन मामलों को कितना ज्यादा बढ़ा के, कितना ज्यादा टूल दे के एक मुसलमानों का के मामला तो अपने आप होता ही, जहां कहीं कुछ ना हो तो मुसलमानों का मामला खड़ा कर ही दिए। अभी आप देखिए इस मामले में ये महेंद्र भाई, प्रियंका जी ने जो बोला है अभी, मैं बिल्कुल आपसे बात करता हूं। प्रियंका जी कुछ कह रही थी अभी कि वो इनके हाथ में हथियार दे दिए जाते हैं, लाठियां दे दी जाती हैं, चीजें वो किसके खिलाफ दे दी जाती है? प्रियंका जी आप भी जरा क्लियर ही कर लें। वो आप भी जानते हैं, हम भी इस बात को जानते हैं कि छोटे छोटे मुद्दों को वो एक कम्युनिटी के खिलाफ यूज करते हैं। अभी वो कम्युनिटी कौन है? मुसलमान, अकलियत समाज। अभी गाय के नाम पे मारेंगे, कभी तिरंगे के नाम पे मारेंगे, कभी राम के नाम पे मारेंगे, कभी भगवे के नाम पे मारेंगे। हर तरीके से इनका आतंक स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है एक कम्युनिटी के खिलाफ, और बाकी तबके भी कहीं ना कहीं शायद उस टॉपिक से अपने असली मुद्दे भूल जा रहे हैं। चुनाव के समय में आप देख लीजिए, प्रियंका जी मैं आपको रोक लेता हूं, आपको याद दिला दूं कि वो बात आपने और महेंद्र भाई ने कह दी है, जो मैंने यहाँ ये बात दर्द उठाने की ये कोशिश की थी कि हमारे दलित भाई हम साथ खड़े हैं, और हम जी जान से, हमारा एक भी पत्रकार जो है इस मुद्दे से गाफिल नहीं है, मौजूद है, वहीं पर खबरें चलाई जा रही हैं पूरी तरह से। हम ये कहना चाहते हैं कि
जिस तरीके का रवैया अब साफ तौर पर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, ये गरीब परिवार है जिसके पास बहुत संपन्न साधन भी नहीं है, और ये अलग बात है कि वो रेपिस्ट भी शायद जो है वो अब वो साबित होंगे कि नहीं होंगे अलग बात है। मेडिकल रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि रेप ही नहीं हुआ है, शायद ये मतलब ये सच है खबर के झूठ है मुझे नहीं पता है। तो कुल मिलाकर जो है वो ऐसी सिचुएशनों को पैदा कर देना, सिर्फ जो है वो जातिगत आधार पर ऐसा किया जा रहा है कि स्वर्ण तो उसको हक है कि वो कुछ भी करे, जैसा कि मनुस्मृति में भी माना जाता है, और शूद्र है उसको कुछ भी करने का अधिकार नहीं। तो क्या हम फिर जो हमारी 2-4 हजार साल पहले की जो व्यवस्थाएं थी, मनुवाद, या फिर मायावती जी भी जिसको दोहराती रही हैं, अखिलेश बाबू भी शायद इस बात को कहते रहे हैं, और मनुवाद को लेकर बहुत सारे दलित भाई इस बात को कहते रहते हैं, तो क्या भारत उसी दिशा में लौटते हुए आपको नजर आ रहा है? जी प्रियंका जी, आप ही से सवाल किया। बताइए। उसी दिशा में जब ये नारा देते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो इस हिंदू के कॉन्सेप्ट में कहीं बहुजन आते ही नहीं है। वो सिर्फ सवर्णों के लिए ही है। वो तो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपसे अपने काम करवा सकते हैं, आपसे जूते साफ करवाएंगे, नालियां साफ करवाएंगे, आपको नीचे रखेंगे, आपको कीड़े का स्थान देंगे, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र का सपना आपको दिखाएंगे, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कि हिंदू राष्ट्र के अव्वल दर्जे के उच्च कोटि के श्रेणी में कौन बैठा होगा। ये वही सवर्ण जात है जो बैठी होगी। अर्जुन, ये अजय सिंह बिष्ट की सरकार की जो जाति है वो जाति बैठी होगी, जो उच्च स्तर की जाति है वो जाति बैठी होगी, और आपको जिसको ये निम्न बताते हैं, निम्न को प्रियंका जी, मैं जी बिल्कुल आपने अपनी बात मुकम्मल की, मगर एक चीज मैं आपसे कहता चलूं कि देखिए, ये बात जो लीडरशिप है, दलित भाइयों की लीडरशिप है या फिर पिछड़ों की लीडरशिप है, ये इल्जाम वो लगाती हैं। मैंने देखा है हिंदुस्तान भर में कि आम जो हमारे दलित भाई, पिछड़े भाई, जिन्हें शूद्रों की कैटेगरी में गिना जाता है, वो दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं। उन्हें दिल खोल के इनकी हर नीति, हर कदम कबूल है। ये सिर्फ नेताओं को आपत्ति है। हम आपकी बात नहीं मानते। महेंद्र भाई के पास चलते हैं। महेंद्र भाई, आप समाजवाद की बात करते हैं, आप भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हिंदुस्तान की जनता जो है वो बड़ी जागरूक हो गई है, बड़ी अक्लमंद भी पाई जाती है। आपके भी यादव भाई और दूसरे जितने भी पिछड़े भाई हैं, वो जिनको हम मतलब अगर हम ये वो प्राचीन जो हिंदू राष्ट्र में, हमें कहने में क्या दिक्कत है जब तमाम भारतीय जनता पार्टी के चीख चीख के कहते हैं हिंदू राष्ट्र, तो हमको हिंदू राष्ट्र कहने में काहे का डर है और शर्म है? हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू व्यवस्था भी होगी, और हिंदू व्यवस्था है तो मनु व्यवस्था भी होगी, और मनु व्यवस्था है तो फिर जब ये आज के हालात आपको दिखाई दे रहे हैं कि बाकी को ना राजनीति करने का अधिकार रहा है, ना पुलिस के सामने मुंह उठाने का अधिकार रहा है, जिन लोगों को सांस लेने की इजाजत है वही सांस ले सकते हैं, वरना कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा। अगर ये हिंदुस्तान का नक्शा दिखने लगा है, आप जैसे नेता जरूर बोलते हैं, मगर आप ही के भाई बंधु जी जान से भारतीय जनता पार्टी के इस थॉट, इस विचार को लगातार वोट करते आए हैं और आगे भी करेंगे। आप क्या कहते हैं, बताइए। मैं उस बात को पहले लेना चाहूंगा कि जो इस तरह की घटनाएं होती हैं और बाद में वही तबका फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर क्यों वोट देने लगता है, इन घटनाओं को क्यों भूल जाता है। उसके लिए देखिए, अभी बिहार में चुनाव चल रहे हैं, मैं उसकी तरफ उदाहरण देना चाहता हूं। जो मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम था, जो वहां पर बिल्कुल निराश्रित लड़कियां थी, उनका किस तरीके से शेल्टर होम के संचालक, शासन, प्रशासन, मंत्री किस तरीके से उस शेल्टर होम में शोषण कर रहे थे, कितना बड़ा मामला था। उस पर इतनी राजनीति नहीं हुई जितनी हाथरस की हुई है। तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि वहां पर राजनीति हो रही थी, लेकिन मामला बहुत गंभीर था, काफी उछला भी। कुछ मंत्रियों को, उसमें एक आध मंत्री को इस्तीफा वगैरह भी देना पड़ा। लेकिन आप देखिए, जब चुनाव जब आए हैं तो आपको शायद ही कहीं अभी तक ये मामला सुनाई नहीं दिया होगा दोबारा, जबकि ये मामले उठने चाहिए। तो देखो, ये लगता है कि जब तक चुनाव आएंगे तब तक हो सकता है हाथरस का मामला फिर शांत हो जाए। तो ये मैनेज करने की इनकी कला है। अब मैं आता हूं दूसरी आपकी बात पर। जी बताइए। मैं आप अगला सवाल पूछूंगा आप दोनों से। बाकी जो आप कह रहे हैं कि तमाम लोग इसी भाजपा के रौ में बहने लगे हैं, देखिए
इन्होंने आज से नहीं, तकरीबन देश की आजादी के बाद से लगातार धीरे 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 एक कम्युनिटी के प्रति एक जहर भरा है, पूरे समाज में जहर भरा है। पूरे समाज में जो जहरीली हवा फैली है, अगर दिल्ली का प्रदूषण है तो ये हर व्यक्ति के ऊपर प्रदूषण नुकसान कर रहा होगा ना। तो जो उन्होंने जो जहर भरा है उससे हम कैसे बचे होंगे, इससे आप कैसे बचेंगे, इससे हमारे साथी, हमारे घर परिवार के कम्युनिटी के लोग भी नहीं बचे होंगे। जो लोग थोड़ा बहुत मास्क पहने होंगे वो बच जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भर दिया गया, उनको लगता है सबसे बड़ा खतरा यही है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, देखिए फिर अगर प्रियंका जी, जैसे महेंद्र भाई ने भी अपना खुल के इजहार किया है, मैं भी आपसे पूछ लेता हूं कि एक बात बताइए, मान लिया अगर तमाम दलितों को, पिछड़ों को और जिन लोगों को अभी हम शिकायत कर रहे हैं कि इलेक्शन को लेके भी जो हालात है, अगर इन सबको मुस्लिम ही सबसे बड़े दुश्मन नजर आते हैं और उनकी ही खात्मे के लिए वोट किया जाता है, तो फिर जो जहर की बात की जा रही है वो जहर की बात तो आप ये भी मान लीजिए ना, फिर आप ये तस्लीम भी कर लीजिएगा कि आपको शिकायत करनी ही नहीं चाहिए, चूंकि अगर वो व्यवस्था लाई जाएगी, अगर डिक्टेटरशिप लाई जाएगी और लोगों की बातें नहीं सुनी जाएंगी तो फिर वो सब पे लागू होगा ना। तो क्या मेरे ख्याल से मुस्लिम कंसेप्ट तो वहां आता भी नहीं है जहां पर शूद्रों का कंसेप्ट आता है। तो आपको फिर वैसे तो जब ये तस्लीम आपने कर ही लिया, चूंकि आपकी दुश्मनी यानी दलितों की दुश्मनी और पिछड़ों की दुश्मनी भी सिर्फ मुसलमानों से ही है, तो फिर शिकायत क्यों कर रहे हैं आप? देखिए मैं एक बताना चाहूंगा, बहुत कुछ है जो गलत हो रहा है, बहुत कुछ है जो जहर भरा गया है, तो क्या हम इसको चुपचाप होकर देखते रहें? अगर हमने इस बीमारी को पकड़ा है, इस चालाकी को, इस धूर्तता को पकड़ा है, तो हमें कामयाबी मिले ना मिले, कम मिले ज्यादा मिले, क्या हम इसको आराम से देखते रहेंगे क्या? हम चाहे अक़लियत का मामला हो, चाहे शूद्र का मामला हो, चाहे अछूत का मामला हो, चाहे ओबीसी का मामला हो, किसी का भी मामला हो, हमें तो अपनी आवाज उठानी ही है, हमें तो लड़ना ही है। और जो गुमराह हो गए हैं उनको लगातार समझाने की कोशिश करना ही है। एक पढ़े लिखे तबके का, बुद्धिजीवी तबके का, पत्रकार का असली दायित्व तो यही है। वरना जो कुछ हो रहा है हम चुपचाप वही होते देखते रहें तो फिर हमारे और इसके जगह पर बैठने का मतलब क्या बनता है? इंटेलेक्चुअल्स अपनी बात रखते हैं, सरकार के विरोध में कुछ बोलते हैं, उनको अर्बन नक्सल बताते हैं, और जो कोई मोदी जी के खिलाफ में एक शब्द बोलेगा उसको सीधे एंटी नेशनल, देश विरोधी घोषित करते हैं। क्या मोदी जी के विरोध में बोलना देश विरोधी है? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भारत नहीं है वो, आज तो है, वो भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आज तो है, आज तो है। प्रियंका जी ठीक है, मैं आता हूँ। देखिए महेंद्र भाई, मैं आपसे जो है अब ये सवाल कर लूँ आखिरी तौर पर, आप समझ रहे मैंने क्या कहा है? क्या आपके तमाम भारत के तमाम बुद्धिजीवी, हर मजहब, हर धर्म के लोगों को, भारत के लोगों को एक इतना जागरूक नहीं बनाना चाहिए था कि उन्हीं के खिलाफ अगर षड्यंत्र, जनता आवाम के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र होता है वो उसको समझ सके और कोई सटीक फैसला ले सके, जबकि आप लगातार देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे कि एक तरह से किस तरह के फैसले लिए गए हैं आप सब पता है, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स को लेकर लिए गए हों, चाहे वो पड़ोसियों को लेकर लिए गए हों, सार्क को लेकर लिए गए हों, चाहे वो जो है ब्रिक्स को लेकर लिए गए हों, चाहे वो रूस और इजराइल और अमेरिका के फैसलों में जिस तरीके से हमें संतुलन बनाना चाहिए था उसको लेकर लिए गए हों, चाहे नोटबंदी हो या फिर जीएसटी हो, तमाम मामला बिल्कुल तमाम दुनिया के सामने है। तमाम दुनिया की बड़ी मैगजीन्स, अखबारात और तमाम दुनिया की जो है पार्लियामेंट, यानी कि यूरोपियन यूनियन जैसी पार्लियामेंट और यूएस जैसी पार्लियामेंट में बहुत सारे सवालात उठाकर इन तमाम सिस्टमों को नेगेटिव साबित किया गया। उसके बाद भी भारत की जनता इतनी अक्लमंद कैसे साबित हुई कि सर झुकाकर अब भी वोट दे रही है, और उम्मीद है कि कोई नाराजगी नहीं होगी। छोटी सी मीडियाबाजी है, और मीडिया कैसी है आप जानते हैं, जैसे ही अपना रुख बदलेंगे लोगों का रुख भूल जाएंगे, शेल्टर होम की तरह। आखिरी लफ्जों में क्या कहना चाहेंगे? आखिरी लफ्जों में तो मैं जो मौजूदा जो हालात वहां के हैं हाथरस के, उसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने किस तरीके से पूरा मामला मैनेज कर लिया है। और आप ये तय मानिए कि ये जो भी बलात्कारी हैं, आरोपी हैं, इनको कोई बहुत ज्यादा सजा तो नहीं होने जा रही है।
आप देखिए वहां पर 12 गांवों की पंचायत हो रही है जो बलात्कारियों और आरोपियों के पक्ष में है। धारा 144 लगी है, निषेधाज्ञा लगी है, नेताओं को नहीं जाने दिया जा रहा है, पत्रकार भी पिट रहे हैं, बड़ी मर्जी से पिट रहे हो, लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है और 12 गांवों की पंचायत हो रही है। वही कानून, वही लॉकडाउन, वही कोरोना, वही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के में उन लोगों आप को भूल जाते हैं वो ठाकुर दिया गया है। ये ठाकुर बहुल क्षेत्र है और वो ठाकुर साहब हैं, आप भूल जाते हैं। तो आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। आप जरा अदब से बात जमा लिया है, पूरा मामला अपने इस तरीके से जमा लिया है। अब जो लोग हैं इनको बहुत एक तो सबूत के तौर पर सब कुछ खत्म कर ही दिया गया है। जिस बात को कहा गया कि रात को लाश का दाह संस्कार किया, इसको हमारे उसको लाश का दाह संस्कार नहीं, इसको लाश को ठिकाने लगाना कहते हैं। तो लाश को ठिकाना लगाया गया और पूरी राजनीति जमा दी गई और जो उनका लॉस होना है उससे ज्यादा राजनीतिक फायदा भाजपा ने सुनिश्चित कर लिया है। फिलहाल सूरत हाल ये है। बाकी कल अब अखिलेश यादव भी साथ जाने वाले हैं और बसपा के भी तमाम लोग जाएंगे। ये अभी चलता रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोटे तौर पर अपना बचाव काफी हद तक कर लिया है, बल्कि कुछ फायदा ही उठा लिया है। ठीक है, मैं ठीक है महेंद्र भाई के अकॉर्डिंग जो है नाजरीन ऐसा लग रहा है जैसा वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कर लिया राजनीतिक लाभ उठा लिया है और राजनीतिक लाभ का उनकी बात का अर्थ ये निकलता है कि जिस जाति को लाभ मिला है यहाँ पर उस जाति का वोट पक्का हो गया है, तो राजनीतिक लाभ भी हो गया है, क्योंकि वो स्वर्ण जाति है जिसकी बात ये कर रहे हैं। यहाँ हमारा जो है प्रियंका भारती जी से भी हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश की, मगर दोनों मेरे सामने मौजूद हैं और दोनों को मैं मुंह पे इल्जाम लगा रहा हूँ, वो सुन लीजिएगा और उसके बाद प्रोग्राम से हम विदा ले लेंगे। मुझे लगता है कि आज भी हिंदुस्तान की जो भी लीडरशिप है, दोनों अग्रणी हैं, एक पत्रकार है, एक लीडरशिप में आगे बढ़ रहे हैं और दोनों का भारत में अच्छा खासा सम्मान है। उसके बाद भी अगर वो टीस जो होनी चाहिए वो नहीं है, वो दुख जो होना चाहिए वो नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं उस मनुवाद की व्यवस्था को रीढ़ की हड्डी में इन्होंने तस्लीम किया है और ये मान लिया जाना चाहिए कि आने वाला भारत शुद्र रहेगा और जो बेसिकली स्वर्ण है वो स्वर्ण रहेगा, ऐसा ही मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि कोई ऐसी कोई बात मुझे नजर नहीं है, ऐसी मुझे कोई बात नजर नहीं आई महेंद्र भाई और प्रियंका जी आपकी बातों में। अगर आपके सामने महेंद्र यादव खड़े होकर बोल रहे हैं, अगर आपके सामने प्रियंका भारती अपनी बात रख रही है, एक शोषित समाज की महिला आपके सामने अपनी बात रख रही है, पूरे जज्बे के साथ बात रख रही है, तो एक अंधकार को दूर करने के लिए एक रोशनी भी काफी होती है। और मैं इतना मानती हूँ कि अगर हमें प्रियंका जी महेंद्र भाई ये बात मेरे लिए ठीक है, ये प्रियंका जी महेंद्र भाई ये मेरे लिए ठीक है बिल्कुल बात जो आप बोल रहे हैं, मगर ये बात आपके जो वोटर हैं, चाहे वो यादव हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। झारखंड में भी उनके घमंड का खंड हुआ है और वही बिहार में भी होगा और तमाम आने वाले समय में आप देखेंगे यही जी। अगर हाथरस में इतना कुछ बवाल हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो जागरूकता का असर है ना। चलिए हम आपके साथ हमें और ऊंचे लेवल पर ले जाना है। हम अपनी कमियां भी स्वीकार कर रहे हैं, हम समाज का भी विश्लेषण कर रहे हैं। कोई कमी है तो किस कारण है उसको भी समझ रहे हैं, क्या करना चाहिए वो भी कुछ कर रहे हैं। तो आप उसको बहुत आपने थोड़ा हल्के तरीके से इसका समापन कर दिया। चलिए मैं माजरत बिल्कुल नहीं मांगूंगा महेंद्र भाई और प्रियंका जी, आपसे बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा। जो मुझे लगा मैं उसी हल्के तरीके से खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी इनकी जागरूकता में मैं इन सब की जागरूकता में मुझे हल्कापन नजर आ रहा है, इसलिए मैं माजरत के साथ इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे भी आप सबके साथ जुड़ते रहें और समाज की बात, भारत की बात और अपने हक की बात बड़ी जिम्मेदारी और जोरदार तरीके से उठाते रहे 4 टीवी में। अभी मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए 4 टीवी न्यूज। खुदा हाफिज।